तो आप सभी होनहार साथियों का आज के सेशन में स्वागत है। आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सभी शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने आने वाले प्रमोशन एग्जाम की तैयारी भी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। बता दिया ना रात को। आप सभी को ये हुई ना बात। और जब एग्जाम सामने हो और अपनी मंजिल सामने हो तो रणनीति भी रात ही को बनाई जाती है। आपने देखे होंगे वो युद्ध और जो भी महाभारत रामायण वगैरह देखे होंगे, रात को रणनीति बनाई जाती है। तो आज जितने साथी जगह हैं वो और मैं आप सभी मिलकर जो है रणनीति बनाएंगे कि वो कौन से चीज़ें हैं जो हमें प्रमोशन एग्जाम में सफलता दिलाएंगे, कैसे सवाल आते हैं और कैसी तैयारी करनी है। सर्जिकल स्ट्राइक, वाह तरुण जी बहुत बढ़िया, नाइट शो। हालांकि ये सेशन जो है हमारे सब स्टाफ साथियों के लिए है जो सब स्टाफ टू क्लरिकल प्रमोशन एग्जाम में भाग ले रहे हैं, चाहे पंजाब नेशनल बैंक हो, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा हो और दूसरे कैनरा बैंक के साथी हों। तो उनके लिए ये सेशन है क्योंकि ये वो साथी हैं जिनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता कि किस तरह की तैयारी की जाती है, कैसे कैसे सवाल आते हैं, क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो ये इसमें ज़्यादा कठिनाई होती है। तो ज़रा बराबर कंफर्म कर दीजिए मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। और शानदार जो ये किला महल जो है, पहले राजा महाराजाओं का महल किस तरह से होता था, देखिए शानदार। एक जो पहाड़ी पर एक पूरा किला होता था और उसी के आसपास सारी जो पूरी सुविधाएं रहती हैं। और आवाज नहीं आ रही है, आवाज तो आ रही कि नहीं जरा बताएंगे। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? विभूति नारायण जी बोल रहे हैं मैं पीएनबी से हूँ। वाह बधाई हो, बहुत बढ़िया, फिर तो कमाल हो गया, आप जगे हुए हैं। और तो मेरी आवाज आ रही है इसका मतलब है ना। एक साथी हैं जो आवाज नहीं आ रही कह रहे हैं, हो सकता है उनका माइक्रोफोन ऑफ होगा। तो चलिए आप सभी का औपचारिक स्वागत करते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज बात करते हैं सब स्टाफ टू क्लरिकल प्रमोशन एग्जाम की, जो खास करके पंजाब नेशनल के लिए ये सेशन इम्पोर्टेंट होगा। और जो साथी दूसरे बैंक के हैं सब स्टाफ टू क्लरिकल में जा रहे हैं तो उनके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। क्योंकि सब स्टाफ टू क्लरिकल जो प्रमोशन एग्जाम होता है उसके लिए अगर हम देखेंगे तो 3 हिस्सों में ये एग्जाम्स जो है आपके होंगे पंजाब नेशनल बैंक के लिए। एक होगा जनरल बैंकिंग वाला हिस्सा और एक होगा इंग्लिश का हिस्सा और एक होगा आपका कंप्यूटर नॉलेज, आपके जो सीबीएस से जुड़े हुए जो कंप्यूटर नॉलेज है उससे। सर दिस सेशन इज यूजफुल और क्लरिकल टू स्केल 1 और कैन वी स्किप इट? आप स्किप कर दीजिए तरुण जी, ये सेशन जो है हमारे सब स्टाफ साथियों के लिए है। आज दिल खोल के हम हमारे सब स्टाफ साथियों के साथ बात करेंगे जो आने वाले समय में क्लरिकल के एग्जाम्स के बाद जो है एक जिम्मेदार लिपिक के तौर पे बैंकों में काम करने वाले हैं। तो उनको उनके साथ मैं आज के सेशन में चर्चा करूंगा, रणनीति बनाएंगे और चीज़ों को सीखेंगे। तो जो हायर स्केल के साथी हैं वो अगर इस सेशन को नहीं भी देखेंगे तो चल जाएगा, लेकिन जो सब स्टाफ टू क्लरिकल साथी हैं उनको ध्यानपूर्वक जो है इसको देखने की ज़रूरत है। तो तरुण जी सभी साथियों को जो है बधाई दे के बिल्कुल अपनी तैयारी में लग जाएंगे, मॉक टेस्ट करेंगे। और आज जो हम अभी बात कर रहे हैं जो सब स्टाफ साथियों को क्या देखना है, देखिए जो सब स्टाफ टू क्लरिकल जो हमारे साथी हैं उन्हें जो 3 चीज़ों पे फोकस होना है, एक तो जनरल बैंकिंग, दूसरा इंग्लिश लैंग्वेज और तीसरा जो है आपके कंप्यूटर नॉलेज। तो वो चीज़ों में क्या ध्यान देना, देखिए तो जो आपका ऑनलाइन जो प्रमोशन एग्जाम होगा तो उसके लिए आपके जो बैंक के डिपॉजिट मोबिलाइजेशन स्कीम है, डिपॉजिट मोबिलाइजेशन स्कीम्स मतलब आपके जो डिपॉजिट के प्रोडक्ट हैं, क्योंकि बैंकों का मूलभूत काम क्या होता है, पब्लिक से डिपॉजिट लेना, है ना। तो जब आप क्लरिकल के जो कैडर पे जाने वाले हैं तो आपको इन योजनाओं के बारे में जानकारी हो, ऐसी आईबीपीएस की जो मंशा होती है और मैनेजमेंट की जो अपेक्षाएं होती हैं
तो इसीलिए इन पर सवाल पूछे जाते हैं। डिपॉजिट मोबिलाइजेशन स्कीम्स, आपके बैंक में जो डिपॉजिट स्कीम्स हैं उनको पढ़ने की जरूरत है। दूसरा है कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस जो है ये इसलिए यहाँ पर शामिल किया गया है क्योंकि अब इसके बाद आप सीधे कस्टमर सर्विस में भाग लेंगे प्रत्यक्ष रूप से। अभी तक आप क्या करते थे, ग्राहक को जो है सही तरीके से आवाभगत करके क्लरिकल साथी के पास या अपने ऑफिसर के पास ले जाते थे, लेकिन अगर आप प्रमोट हो जाते हैं तो उसके बाद आप क्या करने वाले हैं, आप सर्विस देने वाले हैं। सर्विस देने वाले हैं उस ग्राहक को जो है आप अपनी सेवाएं देने वाले हैं। तो कस्टमर सर्विस से जुड़े हुए किन पहलुओं को ध्यान देने की जरूरत है, इसकी अपेक्षा है, इसलिए इसके बारे में ज्ञान होने की आपको आवश्यकता है। और तीसरी बात है नो योर बैंक। नो योर बैंक, आप अपने बैंक को कितना जानते हो, आपके बैंक की कितनी शाखाएं हैं, आपके बैंक का व्यवसाय कितना है, आपके बैंक में लोगों ने कितनी जमा राशि जमा की है, आपके बैंक ने कितने लोगों को ऋण प्रदान किया है, कितना, आपके जो बैंक में कासा डिपॉजिट कितना है, आपके बैंक का सीडी रेशियो क्या है, आपके बैंक में ग्रॉस एनपीए कितना है, आपके बैंक में नेट एनपीए कितना है, आपके बैंक का प्रॉफिट कितना है, आपके बैंक का जो CRAR है, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो कितना है, आपके बैंक का प्रोविजन कवरेज रेशियो कितना है, आपके जो बैंक में कितने एम्प्लॉय हैं, आपके बैंक में जो है कितनी शाखाएं काम करती हैं, आपके पर ब्रांच का बिजनेस कितना है, आपके प्रति ब्रांच का प्रॉफिट कितना है। तो ये तमाम जो चीजें हैं आपके बैंक के बारे में आपको जानने की आवश्यकता है। आपके बैंक का हेड ऑफिस कहाँ है, आपके बैंक के जो MD एंड CEO हैं उनका नाम क्या है। तो ये नो योर बैंक है, ठीक है। तो अभी तक हम 3 चीजें आपको ध्यान देनी है, एक तो जनरल बैंकिंग, इंग्लिश और आपको कंप्यूटर नॉलेज। तो जनरल बैंकिंग में कौन कौन सी चीजें देखनी है, आपको डिपॉजिट मोबिलाइजेशन स्कीम, कस्टमर सर्विस, नो योर बैंक, और जो है रिटेल लोन्स। रिटेल लोन्स जो हैं, जो रिटेल क्रेडिट्स होते हैं, जो आपके रिटेल प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि एजुकेशन लोन हो गया, हाउसिंग लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, फिर आपके जो स्कीम्स हैं बैंक के, बिजनेस लोन हो गए, फिर आपके रेंट स्कीम्स हो गए। तो जो रिटेल प्रोडक्ट्स हैं ये किसी भी बैंक में 40 से ज़्यादा होती रिटेल प्रोडक्ट्स। तो इनमें जो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं जिनको अभी ज़्यादा जो डिमांड होता है पब्लिक, उनको जो है सवाल पूछते हैं इसमें, तो उनको जानने की ज़रूरत है। जैसे व्हीकल लोन हो गया, पेंशन लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, गोल्ड लोन हो गया। तो ये रिटेल लोन की योजनाओं को आपको जानने की जरूरत है। और ये जो रिटेल लोन में आपको क्या देखना है, रिटेल लोन में, रिटेल कोई भी लोन में आपको 5 चीजें जो हैं आपको डायरी में लिख के रखनी है। और वो 5 चीजें कौन सी हैं, वो 5 चीजें हैं, सबसे पहले मान लीजिए आपने एजुकेशन लोन को लिया या मान लीजिए व्हीकल लोन को ही लिया, तो पहली चीज ये जाननी है मैक्सिमम क्वांटम ऑफ फाइनेंस, कि उस योजना के तहत, उस रिटेल स्कीम के तहत अधिकतम फाइनेंस कितना कर सकते हैं। जैसे आप 4 व्हीलर का लोन है तो आप अपने बैंक के जो प्रोडक्ट है, चाहे वो PNB वाहन हो या जो भी ऐसा स्कीम योजना के नाम से हो, तो उसका मैक्सिमम क्वांटम ऑफ फाइनेंस कितना है, 4 व्हीलर में मैक्सिमम कितना फाइनेंस करते हैं। फिर अगली बात आता है मार्जिन मनी, कितना मार्जिन जो है कस्टमर को चाहिए देगा। तीसरा है आपका रीपेमेंट पीरियड कितना होगा, मोरेटोरियम कितना होगा, सिक्योरिटी कितना लेना है, और एलिजिबिलिटी। तो ये 5 चीजें अगर आप ध्यान देते हैं तो रिटेल लोन में आपकी सारी चीजें कवर हो जाएंगी। और अगला है KYC नाम्स। KYC नाम, चूंकि अभी आप क्लरिकल में जाने वाले हैं, आप सब स्टाफ से प्रमोट होके एक नए अद्भुत जो सेवा प्रदाता के रूप में आप शामिल होने वाले हैं। तो आपको KYC नॉर्म्स के बारे में डिटेल रूप से जानकारी हो, ऐसी अपेक्षा है। तो KYC नॉर्म्स, क्योंकि जब भी ग्राहक से आपका संबंध जुड़ेगा तो सबसे पहले कहाँ से जुड़ेगा, नो यूर कस्टमर। अपने ग्राहक को जाने, कैसे ग्राहक को जानते हैं, वो कौन से घटक हैं KYC के, कौन से नीति नियमों का पालन करना होता है, क्या क्या चीजें ध्यान देनी होती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जिससे कस्टमर का ड्यू डिलिजेंस किया जाता है,
कौन कौन से जो उनमें पैरामीटर हैं, उनकी रिपोर्टिंग कैसे की जाती है, उनका रिस्क एनालिसिस कैसे किया जाता है, उनका रिस्क मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, उसमें फिर उनका रिव्यू कैसे किया जाता है, साथ ही साथ उनकी मॉनिटरिंग कैसे की जाती है। तो ये वाला हिस्सा जो है आपको एक तो जानकारी के लिए भी बहुत अच्छा लगेगा, है ना, और दूसरा जो है आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको इतनी सारी चीजें जो हैं आपको पढ़ना है और उसको याद रखना है, तभी आप सफलता पा पाएंगे। तो जनरल बैंकिंग में आपको ये 5 चीजों पे ध्यान देना है। पहला, आपके बैंक के डिपॉजिट मोबिलाइजेशन स्कीम, कस्टमर सर्विस, नो योर बैंक, रिटेल लोन्स और केवाईसी। अब बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का। तो इंग्लिश लैंग्वेज का ये ज़्यादातर जो है हमारे साथी जो हैं इसमें कमज़ोर पड़ जाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का। तो इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बहुत सारे साथियों का जो है मुझे फ़ोन भी आता है कि सर इसके लिए जो ज़रा सरल सरल तरीके से आप थोड़ा हमको गाइड कर दीजिए। तो आज तो इंट्रोडक्टरी सेशन है, तो आज हम लोग सिर्फ टॉपिक वाइज बात कर रहे हैं, लेकिन आने वाले जो सेशंस है उनमें हम लोग जो उसके क्वेश्चंस पे भी बात करेंगे, टॉपिक पे भी बात करेंगे, और जो संभावनाएं रहेंगी आने वाले प्रमोशन एग्जाम को देखते हुए उन सवालों पे भी चर्चा करेंगे। तो जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स ये देखना है। 5 चीजों पे ये सारा इंग्लिश का लैंग्वेज का जो सवाल आ जाते हैं। पहला तो होता है आपका अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज होता है तो एक पैसेज दिया रहता है और उस पैसेज के हिसाब से उसमें सवाल पूछे जाते हैं। अगर आपने उस पैसेज को अच्छे से पढ़ा तो उसके आधार पर सवालों के जवाब आप देने होते हैं। फिर होता है आपका सिनोनिम, एंटोनिम्स होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, आपके एरर निकालने वाले एक सेंटेंस में एरर निकालना है ये होता है। फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस होते हैं, सेंटेंस करेक्शन होते हैं, स्पॉटिंग द एरर होते हैं। तो यही चीजें जो हैं 4-4, 5-5 सवालों के साथ होते हैं और आपको 30 प्रश्न जो हैं यहाँ पर इंग्लिश के पूछे जाते हैं। बहुत ही सरल होते हैं, लेकिन हम लोग क्या है दैनिक जीवन में इसका इस्तेमाल कम करते हैं, पढ़ते कम हैं, देखते कम हैं। और तो और जब बैंक में हम काम करते हैं तो अभी तो और शॉर्ट हैंड हो गए हैं। अभी हम लोग लिखना भी बहुत छोटा छोटा कर दिए हैं। जैसे डेबिट लिखना है तो डीआर लिखेंगे, क्रेडिट लिखना है तो सीआर लिखेंगे। तो शॉर्ट हो गए हैं, इसी वजह से हम लोग जो है इंग्लिश में थोड़े कमजोर हो जाते हैं। जबकि इंग्लिश लैंग्वेज जो है पूरा चीज आप इंग्लिश के देखे होंगे, आपने बैंक में इंग्लिश लैंग्वेज यूज करते हैं। तो आप जब आप सब स्टाफ टू क्लरिकल जा रहे हैं तो आईबीपीएस की अपेक्षा रहेगी कि जो बेसिक इंग्लिश है उसके बारे में आपको जानकारी हो। जैसे कि सिनोनिम्स, एंटोनिम्स जो समानार्थी होते हैं, समान अर्थ वाले वाक्य शब्द, और एंटोनिम्स जो विपरीत अर्थ वाले शब्द, उनको जानने की जरूरत है। और आने वाले सेशंस में हम लोग ये भी चर्चा करेंगे कि कौन कौन से पॉपुलर इस तरह के चीजें हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, उनकी सारी सूची में बना के रखा हूँ। फिर उसे फिल इन द ब्लैंक्स, एक वाक्य रहेगा वहां पर एक ब्लैंक रहेगा और उसमें अप्रोप्रिएट वर्ड जो है आपको फिल करना है। क्लोज टेस्ट जो आपको अनसीन पैसेज के रूप में स्पेलिंग टेस्ट करना है। एडम प्रेसेस है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, एक वाक्य लिखा होगा उसको एक शब्द में डिस्क्राइब करना है। सेंटेंस में कोई करेक्शन करना है। स्पॉटिंग द एरर, अगर एक सेंटेंस में कहीं एरर है तो उसको ढूंढ निकालना है और उसको पहचानना है। फिर आपके जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, पैरा जम्पलिंग है, सेंटेंसेस है, आप सेंटेंसेस को रीअरेंजमेंट करना, ये इंग्लिश लैंग्वेज में इतने सारी चीज़ें आपको होती हैं। आने वाले जो सेशंस हैं उनमें और डिटेल भी चर्चा करेंगे। तो पहला पार्ट हम लोग बात किए थे जनरल बैंकिंग, जिसमें ये 5 चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरा भाग इंग्लिश लैंग्वेज, और तीसरा जो भाग है वो है आपका एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ सीबीएस। एलिमेंट्री नॉलेज मतलब एकदम से जो बेसिक नॉलेज होता है ना, जो एलिमेंट जो होते हैं उसके घटक घटक के तौर पर, मतलब जो मूलभूत जो बुनियादी जो नॉलेज है वो आपके पास सीबीएस का होना चाहिए। तो 3 तरह के जो हमारे सब स्टाफ साथी भाई हैं उनको क्लरिकल में जाने के लिए फिर ये सीबीएस मीनू को जो है
आपको इसी पे काम करना होगा, इसलिए इस पर सवाल पूछे जाते हैं। तो अब जो एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ सीबीएस है, इसमें आपको क्या क्या चीज देखने हैं। इसमें देखिएगा सीबीएस के सारे मीनू जो हैं आपको याद रखने पड़ेंगे, एक बार देखना होगा सीबीएस के मीनू। तो उसमें से सवाल आते हैं, सीबीएस के प्रोडक्ट कोड्स पे सवाल आएंगे, एब्रीविएशन पे सवाल आएंगे, एब्रीविएशन का मतलब फुल फॉर्म, आईटी प्रोडक्ट्स जो आपके डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में सवाल पूछे जाएंगे, और डिजिटल ट्रांजैक्शन लिमिट। तो एलिमेंट्री नॉलेज में ज्यादातर सवाल जो पूछे जाते हैं मेनू से सवाल पूछे जाते हैं, सीबीएस मेनू से, और जो सीबीएस प्रोडक्ट से, प्रोडक्ट कोड से, एब्रीविएशन से, आईटी प्रोडक्ट से, और डिजिटल ट्रांजैक्शन लिमिट से। तो जो सब स्टाफ साथी भाई प्रमोशन एग्जाम में भाग लेने वाले हैं उनको ये 3 तरह की चीजों को फोकस होके करना है, और जो है इस पर जो चीजें हैं इन पर डिटेल रूप से पढ़ना है। तो आने वाले दिनों में एक एक टॉपिक पे सेशंस भी करेंगे, उनको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आप देखिएगा आप उसको सही तरीके से सवालों के जवाब दे पाएंगे। तो ये जो 3 जो टॉपिक हैं इनमें से जो सवाल पूछे जाएंगे आपको, टोटल सवाल जो होंगे 100 सवाल होंगे, 100 सवाल होंगे, और उनमें 100 मार्क्स होंगे। तो टोटल क्वेश्चंस 100 होंगे, टोटल जो मार्क्स हैं वो 100 होंगे, और जो समय दिया जाएगा वो 2 घंटा, मतलब 120 मिनट दिए जाएंगे। तो आप सोचिए 100 सवाल होंगे, और 100 सवाल को जो है आपको 120 मिनट दिए जाएंगे। मतलब आप अपना स्पीड देख लीजिए, एक सवाल को आप कितने देर में पढ़ते हैं, और पढ़ के उसको समझते हैं, और उसके बाद उसका उत्तर लिखते हैं। तो अगर सवाल समझ में आता है तो कई बार सवाल, अगर मान लीजिए आपने देखा हुआ है वो सवाल, उस सवाल को आप जानते हैं तो 5 सेकंड भी लगता है, लेकिन आप यहाँ पर आपको समय जो है आपको काफी अच्छा मिला है। मतलब एक सवाल को करने के लिए 1 मिनट से ज्यादा का समय दिया गया है। तो आप सोचिए 100 सवाल होंगे, और उस 100 नंबर के होंगे, और 120 मिनट मतलब 2 घंटे दिए जाएंगे। अब इसमें अगर मोटा मोटी देखा जाए तो जो 100 सवाल हैं उनमें लगभग 40 सवाल जो हैं वो बैंकिंग के होंगे, जो पहला भाग है, और 30 सवाल जो है वो इंग्लिश के होंगे, और जो बाकी 30 सवाल है वो होंगे सीबीएस मेनू से होंगे, एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ सीबीएस के होंगे। तो इस तरह का जो है आपको सवालों का सामना करना पड़ेगा अपने प्रमोशन एग्जाम में। आइए जरा कुछ हम एग्जाम्पल की बात करें कि कैसे कैसे सवाल जो हैं पूछे जा सकते हैं। तो उसके लिए जैसे एक उदाहरण के तौर पर हमने ये सवाल लिया है कि हु कैन ओपन द सेविंग अकाउंट। अगर हमारे साथी जो हैं, अगर सब स्टाफ साथी यहाँ पर हैं तो वो इसका जवाब भी लिख सकते हैं। इस तरह के सवाल आपके प्रमोशन एग्जाम में आते हैं। क्या आते हैं? हु कैन ओपन ए सेविंग अकाउंट, निम्नलिखित में से हु कैन नॉट ओपन है ये सवाल जो है यहाँ पर एक्चुअल में ये सवाल जो है ये हु कैन नॉट ओपन आएगा, है ना, हु कैन नॉट ओपन आएगा। तो ये सवाल में इनमें से कौन जो है यहाँ पर जो कौन है यहाँ पर जो सेविंग अकाउंट नहीं खोल पाएगा, ये सवाल पूछा गया है। तो निम्नलिखित में से ये सवाल जो है हमने यहाँ पर हु कैन नॉट नहीं है, हु कैन नॉट ओपन द सेविंग अकाउंट। तो आप लोग जरा कमेंट करके बताइए जरा कि कौन जो है सेविंग अकाउंट नहीं खोल सकता। और हाँ, तो इस सवाल पे थे। तो सवाल ये है कि हु कैन नॉट ओपन ए सेविंग अकाउंट। तो निम्नलिखित में से वो कौन है जो सेविंग अकाउंट नहीं खोल सकता। और यहाँ पर 5 ऑप्शन दिए जाते हैं आपके प्रमोशन एग्जाम में, सब स्टाफ टू क्लरिकल में। तो निम्नलिखित में से कौन सेविंग अकाउंट नहीं खोलेगा? इंडिविजुअल्स, एन इलिटरेट पर्सन, फॉर्मर क्लब, ए फर्म, एंड नन ऑफ दीज। तो आप देखिए सेविंग अकाउंट कौन नहीं खोल सकता। तो सवाल के स्टैंडर्ड बहुत ही जो है निम्नतम स्तर के होंगे, कोई कठिन सवाल नहीं आएगा।
लेकिन आपके लिए जरूर ये कठिन सवाल होगा, क्योंकि इस तरह की अगर आपने तैयारी नहीं की है इससे सवालों की, तो फिर आपको बैंकिंग समझने की, बैंकिंग का बेसिक नॉलेज आपके पास हो, ऐसी अपेक्षा रहेगी मैनेजमेंट की या IBPS की एग्जाम जो कन्वेनर हैं। तो यहाँ पर पूछा गया, देखिए इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं, एक इलिटरेट पर्सन अनपढ़ व्यक्ति खोल सकता है, फॉर्मर क्लब्स जो हैं वो सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं, एक फर्म जो है सेविंग अकाउंट नहीं खोल सकता, एक फर्म जो बिजनेस करता है वो सेविंग अकाउंट नहीं खोल सकता। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा, ये भी यहाँ भी कैन आया, इसको भी सुधार देते हैं जरा। तो यहाँ पर हाँ, तो यहाँ पर सेविंग अकाउंट कौन नहीं खोल सकता, एक फर्म जो है सेविंग अकाउंट नहीं खोल सकता। चलिए अगला सवाल किस तरह का सैंपल हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 2, फिक्स डिपॉजिट्स इन बैंक्स आर एक्सेप्टेड फॉर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ हाउ मेनी टाइम्स। तो यहाँ पर पूछा गया है बैंकों में जो फिक्स डिपॉजिट्स होते हैं वो अधिकतम कितने समय के लिए स्वीकार किए जाते हैं। मतलब बैंकों में फिक्स डिपॉजिट कोई ग्राहक करना चाहता है तो वो कितने समय तक मैक्सिमम डिपॉजिट कर सकता है। और एक बात, कई सारे साथी सवाल पूछ रहे थे कि सर यहाँ पर लैंग्वेज किस तरह का होगा। तो ये जो भी बैंकिंग के और आपके एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ CBS के सवाल होंगे वो बाइलिंगुअल होंगे, मतलब हिंदी इंग्लिश में होंगे। खाली इंग्लिश लैंग्वेज के जो सवाल है केवल वो इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे, बाकी अदरवाइज जो है बाइलिंगुअल होंगे। तो यहाँ पर पूछा गया फिक्स डिपॉजिट्स इन बैंक्स आर एक्सेप्टेड फॉर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ, वो कितने होंगे। ऑप्शन दिया 6 मंथ, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर, 15 ईयर्स। तो यहाँ पर होगा मैक्सिमम 10 साल, 10 ईयर्स मैक्सिमम के लिए जो है फिक्स डिपॉजिट किए जाते हैं, एक्सेप्ट किए जाते हैं बैंकों के द्वारा। और जहां पर कोर्ट का आदेश होता है फिर वहां पर 10 ईयर से ज्यादा भी हो सकता है कोर्ट के आदेशानुसार, लेकिन नॉर्मली जो बैंक हैं वो 10 साल मैक्सिमम जो है फिक्स डिपॉजिट के लिए जमा राशि स्वीकार करते हैं। अब बढ़ते हैं तीसरे सैंपल की ओर। ये देखिए कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेस बाय बैंक्स इफ इंटरेस्ट पेमेंट एक्सीड रुपीज हाउ मच इन ए फाइनेंशियल ईयर। अगर बैंकों में रखी गई जमा राशि पर कोई ब्याज का भुगतान होता है तो एक वित्तीय वर्ष में उस ब्याज की राशि अगर कितने रुपए से अधिक हो जाती है तो TDS जो है डिडक्ट किया जाता है। ये सवाल पूछा गया, ऑप्शन दिए हैं ₹10,000, ₹20,000, ₹40,000, ₹50,000। तो यहाँ पर देखिए सवाल पूछा गया है कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स बाय बैंक, बैंक जो है TDS जो है डिडक्शन करते हैं अगर बैंक में रखी जमा राशि पर ब्याज जो है कितने रुपए से ज्यादा हो। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा 40,000। यहाँ पर क्या होगा सही उत्तर इसका, 40,000 इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए यहाँ पर सीधा सवाल पूछा गया है इसलिए यहाँ 40,000 होगा। अगर यहाँ पर सीनियर सिटीजन अगर आ गया था, सीनियर सिटीजन, तो क्या उत्तर होता हमारे साथी जरा टाइप करके बताएं कि अगर यही सवाल सीनियर सिटीजन के लिए पूछा जाता कि अगर ग्राहक सीनियर सिटीजन है तो कितने रुपए के जो ब्याज के भुगतान पर टैक्स TDS जो है लगेगा, तो वहां पर 50,000 होता। लेकिन एक कॉमन सवाल पूछा गया टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स बाय बैंक्स इफ इंटरेस्ट पेमेंट एक्सीड रुपीज हाउ मच इन ए फाइनेंशियल ईयर, तो वहां पर होगा 40,000। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की और अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर, Which of the following is not a deposit account। अब देखिए इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो अकाउंट है वो डिपॉजिट अकाउंट नहीं है। ऑप्शन दिए हैं सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट, कैश क्रेडिट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। तो आप बताइए जरा कि इनमें से कौन सा अकाउंट जो है डिपॉजिट अकाउंट नहीं है। Which of the following is not a deposit account, निम्नलिखित में से कौन सा डिपॉजिट अकाउंट नहीं है। तो सेविंग अकाउंट मतलब पैसा यहाँ पर डिपॉजिट होगा, ये डिपॉजिट टाइप का अकाउंट है। करंट अकाउंट ये भी डिपॉजिट अकाउंट है। रिकरिंग अकाउंट ये भी डिपॉजिट अकाउंट है।
कैश क्रेडिट अकाउंट, ये डिपॉजिट अकाउंट नहीं है, ये एडवांस अकाउंट है, लोन का अकाउंट है। तो इसका सही उत्तर होगा ये कैश क्रेडिट अकाउंट, क्योंकि कैश क्रेडिट में फिर वो लोन का ही प्रोडक्ट हो गया, लोन अकाउंट है, इसलिए यहाँ पर ये डिपॉजिट प्रोडक्ट नहीं है। और पांचवा जो ऑप्शन है फिक्स डिपॉजिट, वो भी डिपॉजिट अकाउंट है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिपॉजिट अकाउंट, यहाँ पर कैश क्रेडिट अकाउंट जो है वो डिपॉजिट अकाउंट नहीं है। चलिए, जिसको सीसी बोलते हैं, है ना, हमारे अरविंद जी हैं, मुकेश जी हैं, सब बता रहे हैं, अमरनाथ जी। चलिए अब बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में किस तरह से सवाल आते हैं। यहाँ पर देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज में इस तरह का एक कुछ सैंपल लिया है हमने कि ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है और इस सेंटेंस में आपको ढूंढना है कि एरर कहाँ पर है। फाइंड द एरर इन सेंटेंसेस। और वाक्य देखिए, द ऑफिसर्स इन आवर बैंक आर वेरी स्ट्रिक्ट, मतलब हमारी शाखा में कार्यरत अधिकारी बहुत सख्त हैं, बहुत कड़क हैं। सख्त मतलब जो अनुपालन करने में सख्त हैं। तो यहाँ पर सेंटेंस लिखा गया है और उसके पार्ट किए गए हैं 1 2 3 4 एंड 5 में नन, मतलब नो एरर। तो यहाँ पर पहला है द ऑफिसर्स, तो ठीक है, ये सही है। इन आवर बैंक, ये भी सही है 2 नंबर। 3 आर, क्योंकि यहाँ प्लूरल है इसलिए बहुवचन है, बहुत ज्यादा ऑफिसर है इसलिए आर होगा। वेरी स्ट्रिक्ट, ये भी सही है। और यहाँ पूरा सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, नो एरर है, कोई एरर नहीं है, तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा, नन, मतलब नो एरर। पांचवा इसका सही उत्तर होगा नो एरर। तो इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, एक सेंटेंस लिखा रहेगा उसमें गलती कहाँ पर आपको ढूंढना है, और गलती नहीं है तो नो एरर होगा। तो द ऑफिसर्स इन आवर बैंक आर वेरी स्ट्रिक्ट, इसमें कोई गलती नहीं है, इसलिए इसका उत्तर जो होगा नन होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की और अगला सवाल देखिए, द चिल्ड्रंस ऑफ आवर नेबर्स प्ले इन द स्ट्रीट, इसमें भी एरर ढूंढना है। फाइंड द एरर, कि इस वाक्य के कौन से भाग में एरर है, जरा ढूंढ कर बताइए 10 सेकंड में हमारे साथी जो हैं, कि इस वाक्य में ये गलती कहां पर है। पहला पार्ट है द चिल्ड्रंस, दूसरा पार्ट है आप आवर, तीसरा पार्ट है नेबर्स प्ले इन स्ट्रीट। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि इस जो वाक्य है इसमें कौन से भाग में त्रुटि है। तो यहाँ पर देखिए, पहला भाग देखेंगे तो पहला भाग में क्या लिखा है, द चिल्ड्रंस। तो चिल्ड्रंस तो होता नहीं है, वो क्या होता है, चाइल्ड सिंगुलर है, और जो चिल्ड्रन है वो प्लूरल है। तो यहाँ पर चिल्ड्रंस कर दिया है, तो पहला वाला हिस्सा जो है वो गलत है, इसलिए एरर होगा, फर्स्ट एरर होगा ये, पहला वाला चिल्ड्रंस गलत है, वहां पर चिल्ड्रन होना चाहिए। तो इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर देखिए, द कैशियर फिल इन द ब्लैंक्स द मनी एंड साइंड ए रिसिप्ट। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक से जुड़ा हुआ सवाल है, एक शब्द जो है वहां पर छोड़ दिया गया है और उस शब्द का जो है सही चयन करना है और उसको जो है वहां पर सेलेक्ट करना है। तो देखिए, द कैशियर ब्लैंक द मनी एंड साइंड ए रिसिप्ट, जो कैशियर है वो क्या किया और उसने साइन किया, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसमें ऑप्शन दिए मेजर्ड, एडेड, काउंटेड, रिसीव, टेकन। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा द कैशियर काउंटेड द मनी एंड साइंड ए रिसिप्ट। कैशियर ने नोटों की गिनती कंप्लीट करी और उसको जो है ग्राहक को या कस्टमर को जो है रसीद साइन करके दिया। तो यहाँ सही उत्तर क्या होगा, द कैशियर काउंटेड द मनी एंड साइंड ए रिसिप्ट। तो ये इसका सही उत्तर होगा काउंटेड। देखिए, मेजर भी सूट नहीं हो रहा है, एडेड भी सूट नहीं हो रहा है, रिसीव्ड तो उसमें रिसीव है, ये प्राप्त करता है, ऐसा तो नहीं होगा द कैश। अगर हम रिसीव को चौथे नंबर को यहाँ लिखेंगे तो क्या होगा, एक कैशियर रुपए प्राप्त करता है और रिसिप्ट दिया, ऐसे तो नहीं होगा। और अगला है टेकन, कैशियर ने टेकन, हैज टेकन होता है, तो यहाँ पर इसलिए ये भी गलत होगा, ये काउंटेड इसका सही उत्तर है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल सैंपल देखिए, ही ब्लैंक इंग्लिश बुक यस्टरडे, ही ब्लैंक इंग्लिश बुक यस्टरडे। ऑप्शन है बाई, बॉट, बाइंग, बायस, ब्रिंग। तो यहाँ पर देखिए, फिल इन द ब्लैंक से अप्रोप्रिएट वर्ड आपको यहाँ पर डालना है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, उसने कल इंग्लिश की किताब
क्या होगा? लिया। तो कल की बात हो रही है, तो कल की बात में क्या होगा? लिया होगा। तो यहां पर इसका सही उत्तर होगा बॉट, खरीदा। ही बॉट इंग्लिश बुक यस्टरडे। तो आप लोग क्या करोगे? कल इंग्लिश बुक खरीद लेना। ठीक है, कल बाजार में जाके 6th या 7th स्टैंडर्ड का जो है इंग्लिश बुक खरीद लेना। तो आप तो अब क्या बोलेंगे? ही विल परचेज इंग्लिश बुक, ही विल बाई इंग्लिश बुक टुमारो। वो कल इंग्लिश की किताब खरीदेगा। और यहाँ पर कल खरीदा मतलब बीता हुआ कल है, तो यहाँ पर बॉट आएगा। ही बॉट इंग्लिश बुक यस्टरडे। और अगर आप लोग को मैं बता रहा हूँ कल आप जाके इंग्लिश बुक खरीदोगे, तो क्या करेंगे आप? जैसे यहाँ विभूति नारायण विल बाय इंग्लिश बुक टुमारो, है ना विभूति जी? है ना? आप जाके खरीदोगे ना कल इंग्लिश की बुक खरीदोगे, है ना? इशारा कर दो, खरीद लेंगे सर करके, ऐसा इशारा कर दो। इंग्लिश की बुक खरीद लोगे ना? ऐसा कर लो, इशारा कर दो। तो आप जाके क्या करना, एक 6th स्टैंडर्ड का इंग्लिश का बुक जो है खरीद लेना। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल जो है आपके जो बैंक के एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ सीबीएस से जुड़ा हुआ है। इन फिनाकल फिक्स डिपॉजिट अकाउंट्स आर ओपन अंडर। जो फिनाकल जो आपका सॉफ्टवेयर है जहां सीबीएस चलता है, उसमें फिक्स डिपॉजिट अकाउंट जो है किस स्कीम के तहत जो है आप इसको खोले जाते हैं? और इस सवाल का जवाब आप लोग दीजिए कमेंट करके। एफडी स्कीम, टर्म डिपॉजिट स्कीम टाइप, टीडीए स्कीम टाइप, टीडीईपी स्कीम अदर्स। तो ये जो है आपके एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ सीबीएस से जुड़ा हुआ सवाल है। तो ऐसे ढेर सारे जो सीबीएस के मेनू हैं आपको याद रखने की जरूरत है। कौन सी स्क्रीन में वो मेनू ओपन होता है उसको जो है याद रखने की जरूरत है। तो इन फिनाकल यहाँ पूछा गया है, तो इस सवाल का जवाब आप लोग जो है यहाँ पर टाइप करके दीजिए कि कौन से स्कीम में इसको खोला जाता है। तो आप लोग चेक भी कर लीजिएगा। तो यहाँ पर ये एफडी स्कीम टाइप में खोला जाता है, एफडी स्कीम टाइप में खोला जाता है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट को। तो अगला सवाल उसी से जुड़ा हुआ, मेनू से जुड़ा हुआ सवाल है कि कस्टमर आईडी इज ओपन यूजिंग द मेनू ऑप्शन। तो जो कस्टमर आईडी बनाया जाता है जब भी कोई ग्राहक बैंक में खाता खोलने के लिए आता है, तो सबसे पहले उसकी केवाईसी ली जाती है और केवाईसी लेकर कस्टमर आईडी क्रिएट किया जाता है। तो उस कस्टमर आईडी को जो है ओपन किया जाता है, तो उस मेनू का क्या ऑप्शन है ये बोला गया है। CUMM, CUID, CUSTID, CSTID, CUSID। तो यहाँ पर जो है कस्टमर आईडी ओपन यूजिंग कौन से मेनू से किया जाता है? तो जो हमारे साथी हैं जैसे विभूति नारायण जी हैं CUMM कह रहे हैं, अरविंद कुमार जी CUMM कह रहे हैं, तो यहाँ पर मुकेश जी कस्ट आईडी कह रहे हैं। तो इस तरह के सवाल आज जो है हम जो चर्चा किए हैं यहाँ पर, तो इसका जवाब भी आप लोग दीजिए, नहीं तो आप अपने मेनू से देख के इसको जो है निकाल लीजिएगा। ऐसे बहुत सारे मेनू जो हैं आने वाले सेशंस में हम लेके आएंगे और उस पर चर्चा करेंगे, और किन किन जो मेनू जो है इम्पोर्टेंट हैं, पिछले साल के क्वेश्चन में कौन कौन से मेनू आए थे उस पर भी चर्चा करेंगे अगले सेशंस में। तो आज ही मैंने सैंपल के तौर पे 10 सवाल लिए, और कैसे आपके प्रश्न आते हैं, कितने नंबर होंगे, कैसी स्ट्रेटजी है, क्या क्या पढ़ना है आपको, उसके आधार पर ये सेशन बनाए थे। क्योंकि कोई नामुमकिन सी बात को मुमकिन कर दिखाना, यही आपकी पहचान होती है। अगर आप किसी नामुमकिन बात को मुमकिन कर दिखाओगे, क्योंकि जो हमारे सब स्टाफ साथी हैं अपने आसपास सराउंडिंग में जितने लोग भी रहते हैं, उस समाज में उसको नकारात्मकता मिलती है कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप प्रमोट नहीं हो सकते। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि सर मुझे ना बिल्कुल बोला जाता है कि ना आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो ऐसी नामुमकिन सी बात को मुमकिन कर दिखा, खुद पहचान लेगा जमाना, भीड़ से तू अलग चलकर दिखा। जी हाँ, तो आप अगर भीड़ से अलग चलकर देखते हैं तो जमाना खुद पहचान लेगा, और कोई नामुमकिन सी बात आप मुमकिन करके दिखाते हो तो आपका साहस और आपका उत्साह जो है जमाना खुद पहचान लेगा। तो जी हाँ, तो आज के सेशंस में हम लोग एक साधारण सी चर्चा मैं आप लोगों के साथ बात करने के लिए ही आ गया, क्योंकि आज
थोड़ा लेट ऑफिस से आया, तकरीबन 9:45 मैं घर पहुंचा। तो फिर भी मैंने कहा कि जो कुछ साथी जग रहे होंगे तो उनको मध्य रात्रि तक जगाते हैं और उनके साथ चर्चा करते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। अगर कोई बात आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग सेशन यहीं समाप्त करेंगे और फिर आने वाले दिनों में और डिटेल चर्चा करेंगे। एक साथी सवाल पूछ रहे हैं सतीश जी कि एसबीआई का भी बिजनेस फिगर बता दीजिए। जरूर एसबीआई का बिजनेस फिगर हम बताएंगे, बहुत जल्द एसबीआई का बिजनेस फिगर बताएंगे और शानदार तरीके से बताएंगे। और सबसे बड़ा बैंक है एसबीआई, तो उसका बिजनेस भी बड़ा होगा, तो उसके लिए जो है मैं तैयारी कर रहा हूँ। बहुत जल्द ही इसका बिजनेस फिगर हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये सेशन मैं अब आपके साथ ओपन करता हूँ। वाह गुलजार खान जी, आवाज आ रही है? बढ़िया। गुलजार जी और विभूति नारायण जी, वाह आप लोग तो बिल्कुल सोने की मुद्रा में हैं। आप लोगों को देख के हमें भी नींद आ रही है। और ये पवन जी तो और अंधेरा कर दिए हैं। विभूति नारायण जी हैं, बिल्कुल एकदम हमेशा रहते हैं सेशंस में। मुकेश मेहरा जी, हाँ ये हैं वो बढ़िया, कंगी वंगी करके बढ़िया। हाँ जी मुकेश जी, कैसे चल रही तैयारी, क्या कार्य योजना है? माइक्रोफोन ऑन कर लीजिए। हाँ सर। कैसी चल रही नमस्कार है? सर। नमस्ते। नमस्ते मुकेश जी, कैसी चल रही है तैयारी, कामकाज कैसा चल रहा है? सब बढ़िया सर। थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, वीडियो वगैरह देख रहे हैं आपके पीपीएफ वगैरह। अच्छा, तो आज का सेशन पूरा अटेंड हाँ किए? पूरा अटेंड किया सर। अच्छा, तो एक आइडिया मैं मिला तो होगा वेट कर, आपको। बिल्कुल सर बिल्कुल, मैं हम वेट ही कर रहे थे कि आप कब से स्टार्ट करेंगे करके हम लोगों के लिए। तो मैं रुका कब था? रोज तो कुछ ना कुछ सिखाता रहता हूँ ना आपको। बिल्कुल सर। हैं? वो डायलॉग सुना है ना, जहां से शुरू होते हैं लाइन शुरू हो जाती है, तो हो गई शुरू आज, है ना? बिल्कुल सर, धन्यवाद सर, आप थैंक यू लोग सर। बस सर मैं लगे रहिए। तो सर आज मैं एक चीज बोल रहा था, रिकॉर्ड क्वेश्चन अगर वैसे प्रिंटेड भी प्रोवाइड कराते हैं क्या? नहीं, अगले सेशन में रिकॉल क्वेश्चन चर्चा करेंगे। देखो आज के सेशन में मैंने मोटा मोटा आपको बताया कि किन चीजों पे ध्यान देना है, कैसे सवाल का टाइप रहता है, और किन किन टॉपिक्स पे आपको स्टडी करनी है और उनका तरीका क्या होगा। अब आने वाले सेशंस में हम पिछले साल जो क्वेश्चन आए थे उस पर डिटेल चर्चा करेंगे। ठीक है, कि कैसे कैसे सवाल आए थे, मेनू से जुड़े हुए सवाल आए थे, स्कीम से जुड़े हुए सवाल आए थे, तो उस पर डिटेल चर्चा करेंगे। और सवालों से एक आइडिया मिल जाएगा आपको कि आपको तैयारी किस तरह से करनी है। फिर उसके बाद हम लोग अंदर टॉपिक वाइज जाएंगे। ये अच्छा रहेगा। हाँ सर बिल्कुल। हाँ गुलजार जी, आवाज आ रही है तो हेलो बोलिए, हेलो बोलिए। चलिए, तो ये अभी हम फिर मुकेश जी फिर सेशन को हम समाप्त करें, है ना? ओके धन्यवाद सर। तो चलिए, शानदार तरीके से पीछे नज़ारा इतना अच्छा लग रहा है ना, देखो किला महल है। बिल्कुल बहुत शानदार है। चलिए बहुत बढ़िया। तो शानदार होना चाहिए, आपकी तैयारी भी शानदार होनी चाहिए। अखिलेश कुमार पांडे जी लिखते हैं 3 to 4 के लिए स्पेशल वीडियो लाए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल लाएंगे। और आप अपने लॉगिन सेक्शन में पांडे साहब देखिए, पूरा खजाना भरा हुआ है 3 to 4 के लिए। तो चलिए, आप सभी साथियों के शानदार सफलता के लिए शुभकामनाएं करते हैं, और आपके अच्छे कार्य निष्पादन, आपकी कार्यकुशलता, आपके अच्छे स्वास्थ्य और सफलता की कामना करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात करेंगे बेहतरीन तरीके से आने वाले सेशंस में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच, गुड नाइट। गुड नाइट सर।